आज की कहानी है उस वक्त के बारे में जब सिंध में हालिया बारिशों की वजह से सैलाब नहीं आया था और जब बारिशों की वजह से मौसम हसीन था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घुमा फिरा जाए और अपने फ्रेंड से मिलने जाया जाए जो कि दूसरे शहर में रहता है। ट्रेन को टाइम पर आता देखकर मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि मैंने ट्रेन का नाम ही नहीं देखा और मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया। तो पता चला कि ये जो ट्रेन इस वक्त आई है जो कि उसूलन मेरी ट्रेन का टाइम बनता है वो तो सुबह वाली ट्रेन है जो ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। इसका मतलब ये कि अब मेरी ट्रेन ने भी 2 घंटा लेट आना है। लेकिन मैं तो ट्रेन में चढ़ चुका था। टिकट चेकर को जब मैंने पूरी कहानी सुनाई तो उसने मुझसे इस वाली ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं लिए और मुझे कहा कि हैदराबाद तक फ्री सफ़र करो, वहाँ उतरकर 2 घंटे इंतज़ार कर कर अपनी ट्रेन में वापस चढ़ जाना इस ही टिकट के साथ जो तुम्हारे पास है। तो फिर क्या था, यही किया और पहुँचा अपने दोस्त जय पाजी के पास। भाइयों फाइनली मुझे जय पाजी मिल गए। पाजी हाय बोलिए। हेलो हाय क्या हाल है जी? चलो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बस स्टेशन से निकले ही हैं और पेट्रोल एंड हो गया। जी जो इनके घर में छोटे हैं वो बाइक का पेट भरने के लिए हम उसको लेकर गए पेट्रोल पंप और अपना पेट भरने के लिए हम आ गए शाह पंप रेस्टोरेंट में और वहाँ चिकन कढ़ाई खाई या मटन खाई याद नहीं। ये कैमरा खुल दी जब तुम ये मुंह बनाते हो ना। और फिर मैं घर जाकर सो गया और जब मैं सुबह उठा तो एक हसीन नज़ारा मेरा मुंतज़िर था, या यूं कह लें कि मैं जिसका मुंतज़िर था। मीरपुर खास मिलने दोस्त के पास, बिना धूप जैसे हो गया सोलर उदास। जय पाजी है मेरे लिए तो इतना खास, 4 दोस्त टोली है बना के निकले साथ। गोइंग टूर ऑन टेढ़े मेढ़े रास्ते, let me tell you something, बॉटल्स छुपा दे मेरे पास है, भरी बरसात है। Wanna go to उमरकोट, आमिर भाई भी मेरे साथ। हेलो कैसी नाम है भाई? आप तैयार? बस तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, चलते हैं। दुनिया में मौसम 4 पहिए की ये कार, 4 दोस्त साथ, 400 बहार। 4 दोस्त साथ, 400 बहार। दुनिया में मौसम 4 पहिए की ये कार। तो बेसिकली हम उमरकोट आए हैं किला देखने के लिए, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं था। इसको उमरकोट का किला कहते हैं। दूर से ही आपको इसकी दीवारें नज़र आ जाती हैं। बेस्ट सीन मुझे तो ये लगा कि आप गाड़ी लेकर अंदर चले जाते हैं और पार्किंग भी वहीं कहीं मिल जाएगी आपको। मैं अभी सफ़र करके कराची से पहुंच गया हूँ उमरकोट के किले पे। ये उमरकोट किला नहीं है, उमरकोट किला मेरे पीछे। वो तो भला हो बादशाह भाई का जिन्होंने सही वक्त में ही किला बना दिया, वरना हमारा बस चले तो हम कचरे का ही किला बना दें। खैर हमारा वेलकम किया यहाँ पे कौसे ख़ज़ान है, जिसको आम ज़बान में रेम्बोज भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर से निकल रहे पर थे आसमान में। धूप निकली हुई है, बारिश भी हो रही है और कौसे क़ज़ा भी है। ये एक्सपीरियंसेस तो बाबा बहुत डिफरेंट हैं। और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं। अगर किसी ने मेरे किले की तरफ आंख उठा के देखा, बम मार दूंगा उसकी बम में। भाई ये मेरे साथ हैं जय पाजी। इनकी बदौलत ही आज मैं उमरकोट पहुंच सका हूँ, वरना मैंने सिर्फ नाम सुना था और कभी मैं आया नहीं था। इस किले का असली नाम तो अमरकोट फोर्ट था, जो कि बाद में उमरकोट फोर्ट बन गया, जिसको हिंदू सोधा राजपूत राणा अमर सिंह सोधा ने 11 सेंचुरी में तामीर करवाया था। अलबत्ता ये किला जिस शहर में मौजूद है उस शहर का नाम उमरकोट था। यहाँ पर एक अजायब घर भी है जिसके अंदर पाकिस्तानी का दाखिला 20 रुपये, लेकिन अगर आप गलती से फॉरेनर हैं तो आप 600 रुपये देकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर, जो शहंशाह ऑफ हिंदुस्तान भी कहलाते हैं, उनकी पैदाइश भी इसी किले में हुई थी। जब उनके वालिद हुमायूं ने 15 अक्टूबर 1542 को शेर शाह सूरी के सिपाहियों से शिकस्त खाने के बाद यहाँ पर पनाह ली थी और उनको पनाह देने वाले उस वक्त की मशहूर हस्ती राणा प्रसाद सिंह सोधा थे। इस किले से मंसूब एक कहानी और भी है। एक मारवी नाम की खातून जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से काफी तवज्जो का मरकज रहा करती थी, तो उस वक्त के मौजूदा रूलर उमर ने मारवी को शादी का पैगाम भेजा, जिसके मना हो जाने के ऊपर मारवी साहिबा को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों के बाद जब मारवी का फैसला नहीं बदला और वो अपने फैसलों पर अटल रही तो फिर उसको रिहा कर दिया गया। इस जगह को रिपेयर करके, इसकी मुरम्मत करके इसको आर्ट्स एंड कल्चर और मुख्तलिफ फ़नून पर मबनी मज़ामीन की कोई दरसगाह भी बनाई जा सकती है। बाहर से लोगों को इनवाइट भी किया जा सकता है, यहाँ की हिस्ट्री बताई जा सकती है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब करेगा कौन? खैर ये तो करने वालों को सोचना चाहिए। हम तो अब ये सोचे कि हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। वापसी के रास्ते में किसी का ट्रैक्टर कल्टी हो गया। खैर बुरी बात बॉयज़। उसके बाद पेट ने हमें सताया तो सोचा क्यों ना मेघमलार के ऊपर जाकर कुछ खा लिया जाए। और फिर उसके बाद हम खाना खाकर घर चले गए और इंतज़ार किया अगले दिन का।
असली स्पेशल थादल, खास बिलाड़ो शाह। इनकी आदत है पानी पिलाते हैं। यार ऑनेस्टली मैंने कभी इस शरबत के बारे में सुना ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। क्या चीज़ है ये? ना ना बस ये है बेड़ा, बेलाड़, इसको बोलते हैं बिलाड़ो। थादल। सही से बोलो ना आपने। सौंफ सौंफ की खुशबू आ रही है। यार ये थादल है, इसको बेलाडू शाह के यहाँ की बड़ी अच्छी सूखड़ी है। और मतलब यहाँ आप यहाँ से गुजरे या मीरपुर खास आए तो बेलाडू शाह में हमने थादल नहीं पी तो मैंने कुछ नहीं किया। आप हमारे को खिदमत का मौका दो, हम आपको थादल पिलाएंगे। ले आओ फिर, थैंक यू। ट्राई करते हैं आपकी खिदमत में। मिक्स तो बड़ा अच्छा किया हुआ है भाई इन लोगों ने। थादल ही है ना, भंगवंग तो नहीं है कहीं? यार ये तो बहुत मज़े की चीज़ है यार, बहुत मज़े की चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है इसका। इसमें शामिल है काजू, पिस्ते, बादाम, 5 मगज, 7 मगज, लौंग और इलायची भी, और शायद सौंफ भी। बहुत अच्छे से मिक्स किया हुआ है। हल्का ले रहा था मैं इसको वहीं। भाई एक ड्रम बांध दे यार, एक ड्रम बांध दे, एक ड्रम। थादल पीने के बाद तो मानो मन को शांति मिल गई। उसके बाद हम निकल चले मिट्टी के लिए। वैसे तो हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन हम मिट्टी में एक रात क़याम करेंगे और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर जाएंगे। यार आमिर भाई, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी वीडियोस है उनको भी व्लॉग में ऐड कर दें, क्या कहते हैं? नहीं, हम ऐसी वीडियो बनाते हैं, हमारे पास ही रहेंगी। 3-4 घरों में तलाकी हो जाएगी। खेतों के अंदर बैठे होंगे हम लोग। हाँ, आप क्या करें बाजी। असल में हमारे दिलों में घूमने की लालच तो जय पाजी ने डाली। उन्होंने हमें बताया कि थरपारकर में एक जगह है जिसका नाम है सारद्रो, और जब बारिश का मौसम आता है तो सिर्फ 3 दिन के लिए वो जगह निहायत ही खूबसूरत हो जाती है। पाजी की बकौल वो जगह ऐसी खूबसूरत हो जाती है कि आपने वैसी जगह कभी देखी ही नहीं होगी। तो बाबा साईं से इंतजार किस बात का है, चलो अभी चलें फौरन। चलते चलते हमारी आंखों के सामने फिर वो मंजर भी आ गया जिसको देखकर हमारी थकन ही उड़ गई। मतलब कि वो जमीन जो सिर्फ सहरा, गुंजान, बंजर, बर्बाद पड़ी होती थी, अब वहां पर बारिश के पड़ जाने से सब्जा उगाया है भाई, दरख्त निकल आए हैं भाई। हम लोग जा रहे हैं मिट्टी, और मिट्टी से आगे जाएंगे नंगर पार कर। लेकिन हमारे रास्ते में एक छोटा सा टीला आया, क्योंकि जैसे ही आप मिट्टी के रास्ते से शुरू होते हैं तो बेसिकली सहरा है आपके चारों तरफ, और सहरा में बड़ा अच्छा नज़ारा है। बारिश के बाद ग्रीनरी आ गई है, सहरा में बाहर का मंजर देखने को मिल रहा है। तो एक टीला मिला जिसके अंदर थोड़ी सी रेत वेत पड़ी थी, तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा चढ़ा जाए। सच पूछिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि ये जगह कितनी पुरसुकून है। जब भी इस सहरा को देखा तो हद निगाह तक इसका सिरा और आखिर नज़र नहीं आया। फिर ख्याल भी आया कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। और हाँ, एक और ख्याल भी आया कि इस शुभ मौके पे एक तस्वीर तो डाडो सुट्टो हो जाएगी मालिक। बॉयज बहुत खुश है, और हमारा एक दोस्त जो वो गाड़ी लेके भाग गया। जब बॉयज साथ होते हैं और दोस्त साथ होते हैं ना, तो आप जंगल में भी मज़ा ढूंढ लेते हैं। हमारा दोस्त एक गाड़ी लेके भाग गया और हम पैदल सफ़र कर रहे हैं अब अपनी मंजिल की तरफ। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा खैर, लेकिन देखते हैं कितनी देर में आता है। मिल गई गाड़ी, मिल गई। अब ये बंदा किधर है भाई? तो भाई बैठ जाओ, इससे पहले फिर भाग जाइए, फिर भाग जाए भाई। जिंदो तो भाई भरा हुआ है ना, ये बोल लिया हो, तू बोल रहा है। कसम से भगा के देखो पसीने निकाल दिए पूरे। जरूरी है एनर्जेटिक, यू नो, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। मेरे ओपनर हो गए हो बेटा, नो Behind me you can see I love Michi. भाई ये जो स्पॉट है हमें जो पीछे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे गड्डी बेटे थरपारकर मिट्टी जो है लोग बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोग आ चुके हैं, अभी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। और जो है गेस्ट हाउस वगैरह ये वो घूमने का स्पॉट अच्छा है, कराची से लोग आने लग गए हैं। इस जगह को गड्डी 1 कहते हैं, और जब रात का अंधेरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सितारे उमड़ आए हैं ज़मीन के ऊपर। और इस तरफ इन्होंने पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। और फिर जब आप इस तरफ देखेंगे तो वहाँ दूर आपको गड्डी 2 की लाइटें नज़र आएंगी। ये भी गड्डी 1 की तरह की जगह है, लेकिन वो ज़्यादा पुरसुकून है। वहाँ पर ज़रा पुरसुकून लोग जाना पसंद करते हैं। हम भी वहाँ जाएंगे, लेकिन आज हमारा प्लान वहाँ जाने का नहीं है। आज हमारा प्लान ये है कि हम मिट्टी में ना रुकें और डायरेक्ट इस्लाम कोर्ट में रुकें, क्योंकि हमने जाना है नगर पार कर, और
रात में जितना सफ़र हम तय कर सकते हैं तय कर लें, ताकि अगले दिन हमारा सफ़र थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ, तो हम इस्लाम कोर्ट में आज मौजूद हैं और हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक गेस्ट हाउस में रहें। उन्होंने अरेंजमेंट कराई। हम जब अंदर पहुँचे तो एक बंदा सिर्फ एक वक्त में अंदर चल सकता है। 3 बेड्स डले हुए थे और बहुत बुरी हालत थी और खटमट लटमट थे। तो हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे रहे और हम अभी होटल के नीचे बाहर बैठे हैं, सोच रहे हैं गाड़ी में सोएं, नहीं तो किसी पहाड़ी पे सोएंगे। तो भाई यहाँ नहीं सोएंगे। हाँ, आपसे इल्तिमास है कि किसी भी होटल में जाएं, सबसे पहले बेड चेक करें, उसके कंबल चेक करें और दीवारों पे देखें कोई पिचकारी उचकारी तो नहीं पड़ी है जिसको धुलने की जरूरत है। जो कुत्ते तो अब हम निकल रहे हैं आधी रात को और देखेंगे कोई ठिकाना ढूंढेंगे जिस पे हम रह सके। अपना कोई ठिकाना। इस मनोरंजन के बाद जयपाल जी ने 2-3 फ़ोन घुमाए और रातों रात हमारे लिए एक आलीशान जगह का इंतज़ाम कर दिया गया, जहाँ पर हम जाकर सो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। पूरी रात गुजर गई, बहाने, धोखे, कस्में, यादें। याद आई तो सब याद आई, नहीं आई तो नींद नहीं आई। यूं गुमान होता है कि नींद तो आंखों से कहीं दूर छुपते फिर रही है। और फिर बारिश और बादलों की गूंजती हुई आवाज़ों ने भी पूरी रात जगाए रखा। तो मैंने सोने की कोशिश भी नहीं की। सुबह के 6 बज रहे हैं और बॉयज़ अभी तक सोए नहीं। मैं अकेला नहीं था जो जाग रहा था, सिवाय एक बंदे के 2 लोग और भी जाग रहे थे, जयपाल जी और एहसन। आंखें एकदम थकन से चूर हो चुकी हैं। कौन कहेगा कि ये लोग 2 दिन से अरे ये क्या चीज़ है? अरे ये तो मैं हूँ। बारिश में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। खैर, हमारा इस जगह को और इस सुनसान गली को खुदाफिज करने का टाइम भी आ गया। खुदा हाफिज जगह। ये जो गाड़ी आपको सामने दिख रही है, इसको यहाँ की ज़बान में केकड़ा कहते हैं। ए केकड़े। इसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम निकल गए। हमें जाना कहाँ है? नंगर। 11 नंगर से आ रही है। 11 भाई नंगर पार कर। इधर से क्यों? पार कर उधर। ये जो भरोसा ना की थी वो साईं अजकल 2 कट गलत दसी पे हो। बेड़े बड़े हेवी रहा। तो दोस्तों, हमने आमिर भाई के साथ सीन कर दिया। हमने आमिर भाई को 6 बजे से उठाने की कोशिश की, भाई चलें हमें नंगर पार कर चलना है। लेकिन आमिर भाई ने कहा आधा घंटा रुक जाओ, सोने दो, 2 घंटे सोने दो, 20 मिनट सोने दो। 5 मिनट के बाद हमने आमिर भाई को बोला भाई 12:30 बज रहे हैं, उठो निकलना है। आमिर भाई समझे 6 घंटे की नींद पूरी है। उसके बाद उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, निकला। अभी हमने उनको बताया कि अभी 9 बज रहे हैं। कब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, टाइम भी नहीं देगा गाड़ी में। कैसा दिया पाजी? मैंने टाइम मैनेज कर लिया भाई। सुस्त लोग ऐसे ही होते हैं, उठाना पड़ता। अब होपफुली हम नंगर पार कर अपने टाइम से पहुंचेंगे। साईं, आप कितने अरसे से हो यहाँ पे? 20 साल है। 20 सालों से यहाँ पे? जी। 20 साल पहले कैसा दिखता था ये? थोड़ा रवाता और हलचल, गाड़ियाँ कम थे। अभी 5-7 साल से ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही हैं, गुजारा वैसे नहीं चल रहा। आबादी लोग ज़्यादा आना शुरू हुए? बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल से तकरीबन। तो आप हमेशा से यहीं रहते थे? जी हाँ, इधर। मतलब आज़ादी से भी पहले से? आज़ादी के बाद में हम तकरीबन 65 वाली जंग में आए थे। राजस्थान से आए? राजस्थान, इंडिया से यहाँ आके रहना शुरू हुआ? जी हाँ। इधर हमारा मुर्शिद भी था और हमारा मुसलमानी मुल्क भी पाकिस्तान था, उसकी मोहब्बत में यहाँ आ गए। बड़ी अच्छी बात है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत है तब तो हम उधर अंग्रेज से लड़ाई किया है, उधर कितने हमारे और शहीद हो गए, फिर भी हम आ गए इधर पाकिस्तान। आपका नाम क्या? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। जी हाँ। अच्छा, चलिए जी, शुक्रिया भैया, आपसे तो बात हुई। फिर थैंक यू यार, आप मेरे गाँव आए यार। मैं आपके लिए इतनी देर से वेट कर रहा था। मैंने कहा आओगे कब यहाँ पे, चाय वाय पिलाऊं। अगर गौर किया जाए तो मुसाफिर हम सब ही हैं, कोई अपनों की तलाश में, कोई खुद अपनी तलाश में। सामने वाला टीला, वहाँ तक चढ़ के जाना है बस, ये एक मेहनत करनी है। मगर हर कोई सफ़र में, जब भी आप सफ़र करते हैं तो वो जगह और वहाँ के लोग आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बन ही जाते हैं।
क्योंकि दरिया जब समंदर से मिलता है तो दरिया नहीं रहता। सफ़र ज़रूरी है, भले मंजिल ना भी मिले। कम से कम अच्छा मुसाफिर तो बन ही जाओगे। रास्ते की गर्द उड़कर जब बाल सफ़ेद कर देगी तो मुश्किलें पार करना भी सीख ही जाओगे। जब बात करना मुश्किल और सफ़र करना आसान होगा तब रंजिशें भुलाने पर अमल कर पाओगे। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, तुम ये पाओगे। हम लोग अपने रास्ते में थे नंगर पार करके, और मैंने नंगर पार कर का जो है वो मैप खोला हुआ था। मैप पे मेरी नज़र पड़ी एक नाम पर जिसका नाम था बोडेसर। बोडेसर के बारे में सर्च किया तो पता चला यहाँ पे एक अजीब खासियत है कि जिस रोड से मैं चलता हुआ आया हूँ यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी। कच्चा है थोड़ा, बारिश की वजह से भी, तो मैं पैदल ही चला आया। इस जगह की खासियत यह है कि जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर एक बोडेसर मॉस्क है। बोडेसर मॉस्क के बिल्कुल पीछे मंदिर है। मंदिर के बिल्कुल पीछे जैन मज़हब के 2 टेम्पल्स हैं। तो मैंने कहा यार इससे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है कि एक ही दायरे के अंदर 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या मज़ाहिब हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कनेक्शंस हैं, कैसे रहते होंगे पहले के लोग। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस जगह के बारे में काफ़ी स्ट्रेंज है। आबो हवा में एक खामोशी सी है, एक तारीकी सी है, कदम बहुत भारी महसूस होते हैं, हवा में ही कुछ हैबत सी है। पता नहीं क्या चक्कर है। शायद इस ज़मीन की कुछ कहानियाँ रही होंगी जिसके बारे में मुझे कोई इल्म ना हो। शायद लोगों से पूछने पर कहानियाँ मालूम ही ना हो, लेकिन कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे। खैर, कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चल के साथ ही एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही देखते हैं क्या दिखता है। पोनी जैन मंदिर ये लगभग 9th सेंचुरी में एक पोनी धारो नामी खातून ने बनाया था। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और फिर चट्टानों के टुकड़े लाकर सीढ़ियाँ तराशी गईं ताकि मंदिर एक ऊंची जगह पर बनाया जा सके। पूनी जैन की यहाँ लोकल्स में एक कहानी भी सुनने को मिली। कहते हैं कि पूनी जैन देवी ने शादी नहीं की थी और उनके हिस्से में एक बहुत बड़ी ज़मीन भी थी जिस पर लोगों की नज़र भी थी। तो लोगों ने उनसे कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन का क्या करोगे, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मंदिर बनाऊंगी, और फिर मंदिर बनाया गया। फिर उन्होंने मंदिर के टॉप पर एक सोने से बनी हुई मुजस्मे टाइप चीज़ को नस्ब करवाया, और ऐसा पक्का नस्ब करवाया कि उसको निकालना या तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। फिर उन्होंने यहाँ संस्कृत में लिखा कि जो कोई भी मेरे बाद इस मंदिर का सर काटेगा, मतलब कि वो गोल्ड की चीज़ कोई निकाल लेगा या उसको तोड़ देगा, इस पूरी जगह का वही हकदार होगा। काफ़ी वक्तों तक ये मंदिर ऐसे ही रहा। काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया पर कभी वो उस गोल्ड की चीज़ को निकाल नहीं सके। फिर काफ़ी सालों के बाद एक शख्स आया और वो उस गोल्ड की चीज़ को निकाल कर ले गया। मेरे पूछने पर लोकल्स ने बताया कि उनको तो नहीं मालूम कि वो शख्स कौन था, और मज़े की बात उसने ज़मीन भी नहीं ली। इस मंदिर को बाहर की साइड से देखा जाए तो पत्थरों को तराश कर काफ़ी खूबसूरत किस्म का काम नज़र आता है। ये ज़रा पुराने क्लासिकल स्टाइल से बनाया गया है, मतलब कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर। मुझे गौर से देखने पर सीमेंट या चूने जैसी किसी भी चीज़ का काम नज़र नहीं आया। इस ही वजह से यहाँ की दीवारें कमज़ोर हैं, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के लोकल्स और कुछ लोगों ने मंदिर के पत्थर चोरी करना शुरू कर दिए। इन पत्थरों को निकालकर वो अपने खुद के घर बनाने के लिए लेकर जाते रहे। सोचा जाए तो इस पूरी कहानी के अंदर यहाँ के लोकल्स और उस शख्स में सिर्फ लालच का ही तो फ़र्क था। उसने पूरी ज़मीन छोड़ दी और इन्होंने पत्थर भी नहीं छोड़े। एक अजीब से शेप के पहाड़ है। ऐसा लगता है जैसे बारिश बहुत सालों से पड़ रही होती है ना, उससे एजेस ज़रा कर्व से हो जाते हैं, राउंड से हो जाते हैं, उस तरह की इनकी शेप्स हैं। As we all know, Hinduism is one of the oldest religion in this world, and Jainism was the most important reform movement that established an independent unit from Hinduism. जैनिज़्म का असर रसूख इंडस सिविलाइजेशन में था। इसी वजह से थरपारकर में इनके टेम्पल्स मिलते हैं। मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा में भी इनकी निशानियाँ मौजूद हैं। आइडेंटिकल आइडल्स, मिलता जुलता आर्किटेक्चर, उसी तरह की कार्विंग्स, उसी तरह की ड्राइंग्स। कुछ तो कनेक्शन है इस जगह का उस जगह से। खुद जैनिज़्म भी जो है वो अपने आप में एक पुराना रिलीजन है, लेकिन जैन मज़हब के अंदर एक खुदा जिसने इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को बनाया, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। उनका खुदा की मौजूदगी पर यकीन नहीं है। उनके नज़दीक जो अनगिनत नेमत, अनगिनत इल्म, अनगिनत ताकत, अनगिनत सोच समझ सलाहियत और शऊर रखने वाला बन जाता है, वो ही खुदा का दर्जा पाता है। सो बेसिकली जेन्स डोंट बिलीव इन गॉड और गॉड्स इन द वे दैट मैनी रिलीजन डू, but they do believe in divine, or at least
perfect beings who are worthy of devotion. तो ये इनका टेम्पल है, यहाँ पे ये इबादत करते थे जैन मज़हब के लोग। यहाँ पे मेरे सामने 5 कमरे और मेरे पीछे आप 5 कमरे देख रहे होंगे। इसके अंदर एट अ टाइम 10 लोग बैठ के इबादतें किया करते थे 6 महीने तक। जैसे मुसलमानों में 10 दिन का एतकाफ़ होता है, इबादत करते हैं, इस तरह ये 6 महीने तक इबादत करते थे, बाहर नहीं जाते थे। 5 कमरे मेरे सामने इस तरफ, 5 कमरे मेरे पीछे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इन्हीं पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो 2000 साल पहले दरियाफ्त हुई थी। जैन मज़हब के लोग जो थे वो चप्पलें नहीं पहनते थे और लाल सब्ज़ी नहीं खाते थे, लाल चीज़ें नहीं खाते थे और वो गोश्त भी नहीं खाते थे। और उनका था कि जितने भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं जो जिंदा है, मतलब जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनको ऐज़ा नहीं देना है, उनको नुकसान नहीं देना है। अब चूंकि वो वायलेंस को पसंद नहीं करते थे तो 1965 और 1971 की जंग के अंदर वो यहाँ से चले गए, इंडो पाक वार के बीच में। आज शायद वो होते तो हमारे पास कुछ और कहानियाँ होती। 2000 साल पहले की तो मूर्तियाँ दरियाफ्त हुई हैं, पता नहीं ये लोग कब से आबाद होंगे, कितनी कहानियाँ इनके पास होंगी, कितना कुछ कहने को होगा, लेकिन वो चले गए और किसी को नहीं पता किधर है। कहने को तो यहाँ पर लिखा है कि वो इंडो पाक वार के बीच में ही कहीं चले गए, पर लोकल्स का कहना है कि उनके दादा, उनके भी दादा और फिर उनके भी परदादा पुश्तों से इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। और बकौल उनके दादा, परदादा और उनके भी परदादा ने जैन मज़हब के मानने वालों को यहाँ मौजूद नहीं देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पहले ही कहीं जा चुके थे। क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कहानियाँ इस जगह से जुड़ी हुई हैं? क्या उस शहर के तबाह हो जाने पर यहाँ के लोगों ने नकल मकानी को ही सही समझा? पर जैन मज़हब के मानने वालों की आबादी अभी भी इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद है। जब जैन मज़हब के लोग खुदा के ऊपर ईमान ही नहीं रखते तो ये मूर्तियाँ किसकी हैं और ये इसका अकीदत और एहतराम क्यों करते हैं? असल में ये मूर्तियाँ इनके प्रॉफिट्स की हैं, मतलब कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर, अपने आप पर, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल किया और मज़हब से जुड़ी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, दिमागी और जिस्मानी तौर पर शक्तिशाली और पावरफुल इंसान बनकर वजदान हासिल किया। ये मूर्तियाँ उनकी हैं जिनको ये अकीदत से नवाजते हैं, जबकि इनमें भी 2 ग्रोह हैं, एक वो जो मूर्तियों को मानते हैं और एक वो जो मूर्तियों को नहीं भी मानते। लेकिन इन दोनों केसेस में असल में ये उस एसेंस की या उस वजदान की अकीदत करते हैं जिसको हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उस ही तरह जिस तरह हम अपने नेशनल फ्लैग को अपने घरों पे और आज़ादी के दिन अपने सीनों पर सजाते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसको पूजते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी मेहनत, कितने आंसू, कितने ख़ानदान लुटने के बाद, कितने ही सुहाग उजड़ जाने के बाद ये झंडा हमारी पहचान बना है। सो बेसिकली हम उस एसेंस को इज्जत देते हैं और उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देते। और इसी झंडे को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, कोई अगर गाली भी दे दे तो हमें गुस्सा आता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। अच्छा खासा सुहाना मौसम था, सोचा था बादल छाए रहेंगे और मस्त माहौल चलता रहेगा, लेकिन अचानक से बहुत सड़ी हुई धूप निकल आई है, सब कुछ जल गया है, स्किन ये वो, कोई सनब्लॉक भी मैंने नहीं लगाया हुआ था। अभी भी बहुत सड़ी हुई गर्मी हो रही है, लेकिन मज़ा आ गया बॉस, और ये टोटली वर्थ रहता है। उसके बाद हम बढ़ने लगे बोडेसर मॉस्क की जानिब, जो कि 1505 में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बिन जफ़र शाह ने बनवाई थी। इस मस्जिद को देखने पर ही आपको काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं जैन टेम्पल्स से। बस फ़र्क इतना है कि वो हज़ारों साल पहले बना है और ये अभी कोई 700 साल के अंदर अंदर बना है। 517 साल तो 700 साल हो गए ना। अच्छा, उस टाइम बनी थी। इस मस्जिद को बनाते हुए वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया और इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि मस्जिद का डिज़ाइन, इसके ब्लॉक्स, इसके पिलर्स, ईंटें वगैरह सब जैन टेम्पल्स की तरह हाईली रिच हो। सीम्स लाइक दिस मॉस्क इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ नियर बाय जैन टेम्पल्स। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम भी अपना दिल लगाकर कोई एक खूबसूरत सी चीज़ बनाएं। खैर, खूबसूरत तो है और एक सुकून भी मिला यहाँ पहुँचकर। बोडेसर में देखने के लिए हमारे लिए बस यही था। अब हम निकलने लगे हैं सारधरों के लिए, क्योंकि वहां की भी एक कहानी है। बोडेसर के अंदर जैन टेम्पल्स, पोनी जैन का मंदिर और मस्जिद के नज़ारे करने के बाद हम निकल चले सारधरों के लिए।
कहते हैं कि खूबसूरत और ख़तरनाक रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों का पता देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, उम्मीद तो यही है। सारधोर जाने से पहले हमने एक स्पॉट ढूंढ के सोचा क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ी देर सांसें भर ली जाए, ज़रा माहौल को भी अपने अंदर एडजस्ट कर लिया जाए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ऊंची और नीची चढ़ाइयों पर चढ़ते उतरते हम तकरीबन पहुंच चुके हैं सारधुरो। पहले के ज़माने में ना यहाँ पर कोई रोड होता था और ना ही कोई रास्ता। चटियल मैदान और पहाड़ क्रॉस करके पहले लोग पहुंचा करते थे, जहाँ अब हम गाड़ी के थ्रू आसानी से पहुंच जाते हैं। ये जगह हिंदू कम्युनिटी के लिए भी बहुत मोतबर है। उनके बिलीव्स के हिसाब से यहाँ पर लॉर्ड शिवा, शिव शंकर भगवान ने क़याम किया था। पाकिस्तान में जो हिंदू बहन भाई फौत हो जाते हैं, उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जो अमीर पाकिस्तानी हैं वो तो इंडिया चले जाते हैं ताकि गंगा मैया में उनकी अस्थियां बहाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। लेकिन जो लोग किसी भी वजह से वहाँ नहीं जा सकते, फिर वो यहाँ आ जाते हैं अपने प्यारों की अस्थियां बहाने के लिए, क्योंकि ये भी गंगा मैया का ही दरिया है जिसे शिव शंकर भगवान ने जारी किया था। अभी हमने यहाँ से चढ़ के जाना है सीढ़ियों से ऊपर एक शिव शंकर का मंदिर है, तो वो हम देखेंगे जाके। जयपा जी वहाँ पे अपनी कोई मुराद माननी तो मान लेंगे, वरना तो जयपा जी वहाँ पे दर्शन कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे अरे अरे, कोई पाजी को तो चेक करो, शुरफा का बेटे के इंचार्ज बन गए एकदम से। अभी तक हमने बोडेसर देखा था और अब हम यहाँ आए हैं। इन दोनों जगहों को देखने के बाद दिल में सवाल उठता है कि इन दोनों जगहों पर पहाड़ों की शेप गोल सी क्यों है, नोकीली चट्टानें या ना हमवार कोने क्यों नहीं है। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये जगहें हज़ारों साल पहले पानी में डूबी हुई करती थीं, जब ही इसका नाम नगर पारकर है। पारकर मीन्स टू क्रॉस ओवर, मतलब के पार कर। तो भाई जिसको भी इस एरिया से गुजरना होता था उसको यहाँ के समंदर को पार करके जाना होता था। अलबत्ता यहाँ पर यह बात भी मशहूर है कि लोगों के गुनाहों की वजह से यहाँ का पानी सूख गया। ये जगह इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है और इन पहाड़ों का नाम कारुंझर हिल्स है, जिसके ज़रिए ग्रेनाइट स्टोन्स मिलते हैं जो कि ज़मीन और दीवारों के टाइल्स बनाने के काम आते हैं। पाजी, इस पूरी जगह का, इस तरह के पहाड़ों का, इनके आकार का, यहाँ से शिव शंकर का क्या रोल है? शिव शंकर की जो है यहाँ पे उनकी जो है तपस्या करते थे, वो यहाँ पे उनका आस्थान था। अच्छा, तो वो एक जगह है जो जहाँ पे उन्होंने सब मतलब उसको मंदिर बना दिया और वहाँ पे आते हैं, शिवलिंग रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से सारा, बाकी यहाँ जो पानी आता है वो इतना जो है पहाड़ों से आता है और वो गंगा जल जैसे इंडिया में होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोग वहाँ के जो आते तो वो आके कहते हैं कि हमें यहाँ आना चाहिए, नहाना चाहिए। इतना पानी उसके बराबर जो है वर्थ रखता है। तो गंगा जल में नहा के लोग पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे सारधुरो के जो शिव के इस मंदिर के बीच में यहाँ जो इनका बना हुआ पानी का आता है, उस पर लोग नहा के पवित्र हो जाते हैं तमाम गुनाहों से। ये अच्छा, एक गंगा माँ का पानी एक वहाँ है और एक यहाँ पे भी है। हाँ, ये उसी की निस्बत बराबर ही है उसी की निस्बत, क्योंकि उसकी उनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू एक जैसी है। यहाँ पे भी नहा सकते हो जगह है, अच्छा, वहाँ पे भी नहा। बारिशों के मौसम में आपको यहाँ पर चलने, चढ़ने और उतरने के लिए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि पत्थर जो है वो काफ़ी स्लिपरी हैं और कोई ख़तरनाक चोट भी आपको लग सकती है। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। भाजी, आमिर भाई, ओ मैं गिर जाऊंगा भाई। भाजी यार, बैग पकड़ो। अबे यार, भाग गए यार। है तो बहुत खूबसूरत जगह वैसे। ये पानी गंगा का पानी कहलाता है और हिंदुइज्म के मुताबिक इसमें नहाने से आपके पाप, गुनाह धुल जाते हैं। भाजी, वो जा रहे पाप सारे। क्या? वो बहरे पाप सारे ना। चाहे किसी भी मज़हब को आप देख लें, हर मज़हब में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार तो मौजूद है, क्योंकि बनाने वाला तो यही चाहता है कि मेरे बंदे जब मेरे पास आए तो पाक ही हों। और मेरी सोच के मुताबिक
ये सारे रीति रिवाज, ये तरीक़ेकार इंसान को एक उम्मीद देने के लिए कारगर साबित होते हैं, ताकि वो बुराई के रास्ते को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दे और अच्छाई के रास्ते को मुस्तकिल तौर पर अपना ले, इस उम्मीद पर कि अभी तक वो जो कारस्तानियाँ करता आया है ऊपर वाला इसकी नादानी समझकर इग्नोर कर देगा। तो फिर आप जब सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे और बुराइयों को छोड़ देंगे तो आप अच्छे काम करेंगे और फिर ये दुनिया ऑटोमेटिकली एक अच्छी जगह बन जाएगी। भाईजान एक अच्छी चाय मिल जाएगी। अब मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई। मेरे पास कुछ साजो सामान है जिसका डर है कि वो ख़राब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाना बेहतर है। जिस काम के लिए मैं आया था देखने दिखाने के लिए वो तो पूरा हो चला है। तो निकलते हैं, फिर कभी आएंगे यहाँ पर। गाड़ी बंद नहीं होगी थी, तो भाई जैसा जयपा जी ने कहा था मैंने इस जगह को वैसा ही पाया और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया। अब हमारी अगली मंजिल साढ़ो जो दौड़ो है, मगर एक मसला है। बाबा बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। तो हमें शायद थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े। अबे गधे बीमार पड़ जाएगा, साइड में हो जा। जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह इस बारिश में हमें खाने का आसरा हो गया, इसलिए हम यहाँ रुक गए। बारिश बहुत जोर की है और हम खाने की लाइन में लग के खड़े हैं। मतलब कि बारिश इतनी तेज है कि इसने ऊपर के छपड़े तक फाड़ दी। बाजी हम ये साड़ो जो दौड़ो क्यों नहीं जा रहे? इसकी वजह ये है कि यहाँ कड़ाकेदार बारिश हो रही है अभी और बस कुछ इक्विपमेंट चाहिए। यहाँ 1.5 से 2 घंटे का सफ़र चढ़ाई है यहाँ, चढ़ाई हाइकिंग है, हाइकिंग और हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं लेकिन बारिश के लिए हमारा सामान नहीं है। थोड़ा हाँ सामान नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है और अभी बारिश थोड़ी हल्की हो तो डिसाइड भी कर सकते हैं कि जाना है नहीं जाना। मतलब बड़ा अच्छा सी देखते हैं क्या डिसीजन होता है। थोड़ी देर बैठ के चाय शाय पीते हैं उसके बाद बारिश रुकी तो फिर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। जाना तो चाहिए, स्पॉट है ये, जाना तो चाहिए, जाना तो चाहिए। स्पॉट ऐसा है कि मज़ा आ जाए। मज़ा आ जाए। जहाँ पर बादलों ने पहाड़ को घेर रखा है, हमने बेसिकली वहाँ पर जाना है, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और स्लिप हो जाने का, गिर जाने का खतरा है। रास्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ पथरीले हैं और कुछ जगह पे खड़ी हुई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी हमने देखा कि 1-2 लोगों को कुछ लोग उठाकर गाड़ी में डालकर लेके गए जो ऊपर जा रहे थे और बारिश की वजह से स्लिप हो गए। हम नहीं चाहते कि हमारा सर या हाथ पैर कुछ टूटा हुआ हो, इसलिए हम इंतज़ार करेंगे बारिश के ख़त्म हो जाने का। और देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई कि जिस पहाड़ पे हमने जाना था वो पहाड़ ही गुम हो गया। अब तो सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक होती हुई महसूस हो रही है। वापस घर जाने की भी टेंशन शुरू हो गई, लेकिन टेंशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं, तो क्यों ना इस वक्त एंजॉय किया जाए। देखो बारिश हो रही है, यार मज़ा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बारिश छुट्टी की बहुत तूफानी बारिश है। पीछे जबल का जो पहाड़ जिस चक्कर में हम आए थे वो भी कहीं गायब हो गया बारिश के चक्कर में। हम लोग छुप के खड़े हैं कि कहीं हमारी बाकी की चीज़ें ख़राब ना हो जाए। मतलब हमारी गाड़ी सामने खड़ी है लेकिन वहाँ तक जाने की भी हमारी हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है। यार उस्ताद छतरी बिंदे गाड़ी हटा, सामान रखिए। हाँ हाँ। जितनी देर में हमने खाना खाया उतनी देर में बारिश कुछ थम सी गई, तो सोचा क्यों ना एक ट्राई तो करके देखें। वैसे बारिश इतनी देर चली कि हमारा टाइम ही ओवर हो गया था। आप वैसे ही ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे तो फिर वापस आने की टेंशन, और अगर अंधेरा हो गया तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा जहाँ ना पानी है ना रहने की कोई जगह है। तो फिर हमने इरादा तर्क कर दिया और फिर फैसला किया कि यहीं पर ही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, फिर अगली दफ़ा आएंगे पूरी तैयारी के साथ। वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस जगह का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता अगर तो हम ऊपर जा रहे होते, क्योंकि कुछ जगह आपको पहाड़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं, कुछ कच्चे के रास्ते हैं और कुछ पक्के के रास्ते हैं, और कहीं कहीं तो बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता। पता नहीं बारिश की वजह से है या फिर इस जगह पर ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। बाकायदा मुझे सांसों में फील हो रही है। थोड़ी बहुत तस्वीरें भी खिंच जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, यादगार के लिए। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि आज का दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त था और आज नींद बहुत टाइट आएगी। हम रास्ते में निकल चुके हैं अपने घर के लिए और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और जब मौसम सुहाना हो तो पार्टी करना चाहिए। हाँ तो भाई हम रात को पहुंच गए थे मिट्टी शहर और अब नई सुबह का आगाज़ करेंगे हम यहीं से ही। हमारे 4 के टोले में से 2 लोगों को वापस अपने घर जाना पड़ गया कारोबारी सिलसिले में। खैर हमारा सफ़र तो ना रुका और ना रुकेगा। पाजी कोई नाश्ते वाश्ते का सेटअप बना लें। अरे पाजी इतनी सारी मिठाइयाँ, नाश्ते में आज सिर्फ क्या मिठाइयाँ ही खानी है? क्या सीन है? ये हमारा त्यौहार होता है थदड़ी, उसमें जो है ना
इसमें ये सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो है अपने जो घर पे ना खुद बनाते हैं। इसमें मतलब ये होता है कि ये कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए एक जो है रस्म करते हैं, घर की बनाई हुई मिठाई। तो सिर्फ इस दिन मिठाइयाँ ही बनाते हैं? खिलाते हैं, जैसे ऐसे करके आपको भी खिला सकते हैं। 2 पल का सफ़र, उम्र भर की यादें। आज मेरा और पाजी का कुछ अलग प्लान है। वैसे ही हमारी स्किन की कांपे तो टांग ही गई हैं। बारिश के बाद धूप, धूप के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर से धूप की वजह से सनबर्न तो हो ही चुका है। लेकिन चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। इसी बहाने अब पूरा ही खुले में घूम लेते हैं। असल शर्त तो मटर गश्ती करना है, और अगर वो बाइक पर हो तो अलग ही मज़ा है। ये ज़िंदगी बड़ी कलील है और सफ़र तवील है। अब ये वक्त है प्यारे, गुजार लो, बाद में तो सबने ही होना अलील है। जिधर हम जा रहे हैं उधर का रास्ता तो बड़ा मज़े का है, और बारिश की वजह से बहुत सुहाना भी हो गया है। सड़कें थोड़ी बहुत कच्ची हैं, पर तामीराती काम चल रहा है, बन ही जाएंगी, फिर तो सलंग गाड़ी दौड़ाई जाएगी। तो भाई हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो कि सिर्फ बारिशों में ही नमूदार होती है। रास्ता एक हद के बाद काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। बाइक ने तो पक्का स्लिप करना ही करना है, तो इसलिए आपका तजुर्बेकार राइडर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप गिरा गए तो बहुत चोट लग सकती है भाई। आसपास झाड़ियाँ हैं तो रेगिस्तानी बिच्छू और सांपों का भी ध्यान रखना है भाई, कहीं वो घुस ना जाए। एलो जी भाईजान, हम पहुंच गए। इस जगह को बापू हर तराई कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा नहीं रहती। जब बहुत ज़्यादा बारिश आता है तो बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से यहाँ पर तालाब टाइप कुछ बन जाता है, जिसके चक्कर में लोग यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। फैमिलीज भी आती है कभी कभी। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर खुद से ही एक कोना डिसाइड किया हुआ है जहाँ पर फैमिलीज एंजॉय कर सकें। ये एक पीसफुल जगह है और ना कोई शोर शराबे। शोर शराबे तो खैर हैं लोगों के, लेकिन वो वाला शोर नहीं है कि जैसे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाज़ें, या फिर कोई पापड़ वाले, नमक वाले, 3 डब्बे वाले की आवाज़ें। अगर तो कोई शोर है तो चिड़ियों का शोर है, हवा की सनसनाती आवाज़ें हैं, बहते हुए पानी की आवाज़ें, मेंढकों की आवाज़ें और पत्तों की आपस में टकराने से पैदा होने वाली सरसराहट की आवाज़ें। इट्स लाइक अ म्यूजिकल शो। ऐसा लग रहा है कोई मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा है, हर कोई अपना साज बजा रहा है। इस ही तरह के मौके के लिए तो अली ज़फ़र भाई फरमाते हैं, बचपन के सावन बीते, लड़कपन की बीती धारा, जब मुड़ के देखा पीछे तो छूटा जीवन सारा। हाँ, क्या कह दिए अली भाई, क्या कह दिए हैं? काफ़ी देर बैठे बैठे सुकून को अपने अंदर समाने के बाद हमने देखा सामने एक रास्ता तो जाता है, तो चल के देखते हैं वो कहाँ जाता है। हम लोग ये पपूहा तराई के बीच में से निकाल के हमने सोचा यार ये एक रास्ता जाता है, इसको जाते हैं, चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है। तो उसको चलने के चक्कर में हम भटक गए और भटक के यहाँ पे आके रुके। तो अभी हमें पता नहीं है हम किस जगह पे हैं और कहाँ पे इसका रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जंगली ऊँट फिर रहे हैं और बड़ी चिड़ियों की और जानवर की आवाज़ें आ रही है। तो जो भी है बड़ा मस्त माहौल है। आओ भटक जाएं कहीं के मिल जाएं खुद को। यार ये यहाँ से रास्ता किधर जाता है भाईजान? ओ भाई बात सुनो यार, इधर किसी और से पूछते हैं। भाईजान मुझे रास्ता बता दीजिए, कहाँ जा रहे हैं आप, मैं भी पहुँच जाऊँ। भाईजान इधर बात सुने भाईजान, भाई बात तो सुनो यार, देख तो लो ना लो यार, बताओ ये रास्ता। अरे यार भाई इधर बात ही नहीं कर रहे हैं, ये नाराज़ हो रहा है शायद, ये गैर लोगों से बात नहीं करते। थोड़ी देर रुकते हैं फिर ढूंढेंगे रास्ता का क्या है, वो तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी, रास्ते तो निकल ही आते हैं। लगता है कोई मिल गया है, अब रास्ता पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे। रास्ते का कुछ पता चला? नहीं यार, यहाँ से आगे मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है, बस गांव है, उसके अलावा बस। तो इनको पता होगा ना। बॉर्डर है। बॉर्डर है? बॉर्डर भी है, इंडिया का बॉर्डर। यस, आगे हम अब बॉर्डर के पार तो नहीं आ गए हम लोग? नहीं, बॉर्डर के पार नहीं है, अभी तक सेफ है। हाँ वरना गोली पड़ जाती है।
चलो पढ़ते हैं। आप क्या कर रहे हैं? समझाऊँ नहीं आती, मैं समझाऊंगा। आप यहीं गाँव पे आसपास? ये यहीं का गांव है, मतलब करीबी है। और ये माल जो ऊँट है, कोई 12 ऊँट, वो ये अलग अलग गांव के लोगों के हैं मिक्स। कोई इनके भी होते हैं, तो मिला के ये एक जैसे बंदा है, इसको घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है पूरा दिन। शाम को वहाँ से ये जैसे ही जानवर धूप ढलती शाम होती है, तो जानवर खुद ही जाते, खुद ही घर पहुँच जाते हैं। ये साथ मतलब ये पता होता नहीं जानने वाले, तो ये साथ में लेके देखता है, नजरदारी। अगर कहूँगा तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये जगह इतनी पुरसुकून थी कि हम वहाँ चाचा के साथ बैठे रहे। पता नहीं कौन सी अणशण बातें की, सब्जी उगाने से लेके ऊँटों के पैर बांधने तक, और बारिशों में सब्जा उग जाने से लेके उनके कांटे झाड़ियाँ बन जाने तक सभी कुछ डिस्कस किया हमने। थोड़ी ही देर में हम उनके दोस्त बन गए और वो हमारे दोस्त बन गए। हालांकि वो पारगरी ज़बान बोलते हैं और वो ज़ुबान हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी टूटी फूटी जैसे भी हमने एक दूसरे की बात समझ ली। जो भी मालूमात उन्होंने हमें दी वो कम से कम मेरे तो किसी काम की नहीं है। लेकिन ज़रूरी भी तो नहीं है कि किसी के साथ बैठना, उसके साथ बात करना किसी काम की वजह से ही हो। और एक और मज़े की बात, अभी तक उन चाचा को ना हमारा नाम मालूम है और ना हमें उनका नाम मालूम है। ना हमें पता कि वो कहाँ से हैं और ना उनको जानना है कि हम कहाँ से हैं। अगर देखा जाए तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप किसी से मिले, अच्छा टाइम गुजारा और फिर चल दिए अपने रास्ते पे जहाँ आपने जाना था, ये सोचे बगैर कि जाने फिर कभी मुलाकात हो भी सकेगी कि नहीं। वैसे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी मालूमात दी और जाते वक्त मैं भी इनको कुछ सिखाना चाहता हूँ। चले साईं चलो सही साईं सब दही कर दे। बिल्कुल माशाल्लाह करते हैं। टाटा टाटा। ऐसे करो, ऐसे कर, ऐसे करो। ये करो। फिर देखते ही देखते वो हमारी नज़रों से कहीं ओझल हो गए और हमने भी रास्ता ढूंढ ही लिया। जब आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपकी जद्दोजहद के बाद वो चीज़ आपको मिल जाए, जैसे कि हमारे केस में हमें रास्ता मिल गया, तो आपके अंदर एक वखरी किस्म की खुशी होती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मुश्किलों का दरिया है और जद्दोजहद करके मतलब के तैर के जाना है। हनुमान जी की है, ठीक है, शिव की है, ये भी हनुमान की मुझे हाँ, माता की है, ठीक है, ये भी शिव की है। दुनिया में कोई भी मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ लोगों पर मबनी होता है। जैसे कि हमारे मुल्क में 96.47% जो है वो मुस्लिम्स हैं, 2.14% हिंदूस, 1.27% क्रिश्चियंस और बाकी के मज़ाहिब भी हैं। लेकिन ये मिलकर 100% बनाते हैं पाकिस्तान। अब जयपा जी को ही देख लो, सुबह सुबह छत पर चढ़ के झंडा लगाया उन्होंने। झंडा देखो, सुबह सुबह ये काम हो गया आपने। और गुस्से में भी हैं कि बाकी लोगों ने अपने घरों पे झंडे क्यों नहीं लगाए हुए। लोगों में देख आदत भी खत्म हो गई, घरों में झंडे भी नहीं लगा रहे। एक सिर्फ स्कूल में लगा हुआ देख कि वो लिंकन स्कूल में। खैर हो गई बाजी, कोई गल नहीं। हमारे पड़ोस में एक गुरुद्वारा भी है और अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं अपना सलाम देने पहुंच गया। जैसे कि इस्लाम में एक खुदा को मानते हैं, इसी तरह सिखिज़्म में भी एक ही खुदा को मानते हैं और उन्हीं को ये वाहिगुरु कहते हैं। उनके मुताबिक इस कायनात, चरिंद परिंद, आपको और मुझे बनाने वाली एक ही ज़ात है। पंजाबी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो टेक्स्ट इस्तेमाल होता था, गुरमुखी, इनकी मजहबी किताब उसी टेक्स्ट में लिखी हुई है। और जब आप इनकी मजहबी किताब को पढ़ेंगे तो आपको पहले पेज पर पहला वर्ड ये मिलेगा, एकोनकार। ये देखें, ये लिखा हुआ है एकोनकार और ये बिल्कुल ही सामने भी वही शब्द लिखा हुआ है, वही वर्ड है एकोनकार, जिसका मतलब है देयर इज ओनली वन गॉड, यानी कि खुदा एक है। और इसी का मतलब अगर आप अरबी में ले लें तो ला इलाहा इल्लल्लाह। जयपाजी और मैंने हाजिरी लगाकर वहाँ से निकलने वाली की, क्योंकि इनकी इबादत का वक्त हो गया था और इबादत के वक्त ये बात नहीं करते।
जब हम मिट्टी शहर में एंटर हुए थे तो हमने आपको सैर कराई थी गड्डी 1 की, और आज हम आए हैं गड्डी 2। गाड़ी में बैठ के आप ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके आपको कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे। आ रही है बारिश। हाँ, ये है गड्डी 2। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा स्पॉट है बैठने का। यहाँ सारा जो है ठीक दिखेगा। The beautiful thought, the beautiful scene. यस, द ब्यूटीफुल नेचर। लेट्स गो। मौसम तो सुहाना है ही, मगर यहाँ पे जो आपको नज़ारे मिलते हैं, जैसे कि पूरे का पूरा मिट्टी शहर आपको नजर आता है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गड्डी 1 से ज्यादा गड्डी 2 पसंद है। पीसफुल है। हाँ, शोर-गुल और तफरी के लिए गड्डी 1 है ना। थोड़ा सा सुकून भी तो जिंदगी में जरूरी है। गाड़ी आपको पीछे कहीं पार्क करनी पड़ेगी और फिर पैदल ही इस चढ़ाई को अबूर करना पड़ेगा, जिसका फायदा तो ये है कि आपका खाना हजम हो जाएगा और थोड़ी बहुत हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। बारिश के मौसम की वजह से तो काफी सीन्स हो गए इधर। बाजी मुझे बचाओ, बारिश हो रही है। गीले हो जाएगा। इसी में थे, गीले में थे। बहुत तेज एकदम से बारिश शुरू हो गई। वो वहाँ इस दरख्त के पीछे, इस बारिश के पीछे और इस धुंध के पीछे कहीं है गड्डी 1। लोगों ने जब भी मुझसे अंदरूनी सिंध की बात की तो उन्होंने हमेशा मुझे ये जेस्चर दिया कि जैसे बहुत मट्टी, बहुत कम तालीम और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने एक खुद ही बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया कर लिया था कि इस तरीके की जगह होगी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो काफ़ी बेहतरीन जगह है। आई होप आपने व्लॉग में देखा होगा। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े मिलनसार हैं, काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ हैं, और वो किसी भी रंग, मज़हब और किसी भी फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं जैसे कि कोई भी पाकिस्तानी कर सकता होगा। मुझे अकेले घूमते हुए ना कोई टेंशन है और ना कोई परेशानी है। मैं आपके सामने हूँ, अकेला फिर रहा हूँ, हर जगह अकेले जा रहा हूँ। इवन ये कि दोस्त बना लिए नए लोगों ने मुझे हिफाजत करने तक का कहा। मेरे डर के ऊपर उन्होंने मजाकन मुझसे कहा कि यार हम मौजूद हैं ना, डरने की क्या ज़रूरत है। ये जो हम है ना, यही इस जगह की ताकत है और यही हम सब की ताकत बन सकता है। अगर हम बगैर सोचे समझे, बगैर किसी उसके तफरीक करना छोड़ें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें। मैं तो कर रहा हूँ और हमेशा मेरी कोशिश रहेगी मैं करूँ, इज़्ज़त करूँ। मेरे बिलीव्स अपनी जगह, बाकी ये लोग अपनी जगह। हसरतें दिल में लिए घूमते हैं कि जैसे कोई पागल हो, ना दिन का पता और ना रात का मालूम। रास्ते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते और कदम हैं कि रुकते ही नहीं। ना नींद आती है और ना ही सोने का मन करता है, पर मेरा दिल उम्मीद करता है कि आपको मेरा पूरा सफ़र पसंद आया होगा। सिंध के अंदर मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी यहाँ पर अख्तिताम पजीर होती है। फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन किसी और व्लॉग में। ख्याल रखिएगा।